नमस्कार प्यारे साथियों, मैं श्याम क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो मित्रों, जेल प्रेरी परीक्षा 2025 जो कि आपके 9 से 12 के बीच आपके अप्रैल के अंदर पेपर होने वाला है। पेपर डेट आपको पता है आ चुकी है। बहुत ही जल्द आपका एग्जाम होने वाला है। तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो के अंदर, इस क्लास के अंदर हम करने वाले हैं। आरएसएसबी द्वारा प्रमाणित पूरा का पूरा ये मॉडल पेपर है, जिसमें हम रीजनिंग भी पढ़ने वाले हैं, हम जीके भी पढ़ने वाले हैं, हम साइंस भी पढ़ने वाले हैं। तो सारे सब्जेक्ट एक साथ मैं आपको करवाने वाला हूं। इंपॉर्टेंट आपकी क्लास रहने वाली है। तो एक सिंगल क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। और एक चीज और बताना चाहूंगा कि लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताना कि आपके कितने परसेंट इसमें सही हुए, ठीक है ना। पक्का आप कमेंट करेंगे कि आपके कितने परसेंट इसमें सही हुए, पक्का आपको कमेंट करना है। और पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे हर एक नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जल्दी हम 16 तारीख से क्या करेंगे, लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे। शाम को 8 बजे का टाइम रहेगा लाइव क्लास का, जल्दी स्टार्ट करेंगे। टेलीग्राम की लिंक कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से आप ज्वाइन कर लेना। वहां पर ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपको भेज दी जाएगी, जिससे आप रिवीजन भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। पहला ही आपका प्रश्न आ गया है और सबसे पहला जो प्रश्न आया है वो आया है आपके रीजनिंग का। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है 2 संतरे 3 केले तथा 4 सेब की कीमत 15 रुपए है। 3 संतरे 2 केले 1 सेब 10 रुपए में मिलते हैं। तो बताइए अमित 3 संतरे 3 केले और 3 सेब कितनी कीमत चुकाएगा। यानी ये वो 3-3 सब लेकर आता है तो उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो पहले समझो इसको। 2 संतरे 3 केले, देखो 2 तो है संतरे, ऐसे लिख देता हूं मैं, और प्लस 3 केले, 3 केले ऐसे लिख देता हूं शॉर्ट में, और प्लस 4 सेब लेके आता है। ध्यान से समझना, बहुत आसान प्रश्न है। तो इनका मूल्य चुकाता है वो कितना? 15 रुपए चुकाता है। ठीक है सर जी। फिर आपके 3 संतरों की बात करें, 3 संतरों की, और प्लस 2 केलों की मैं बात करूं, ठीक है, और प्लस 1 सेव की मैं बात करूं, 1 एप्पल की बात करूं, तो वो रुपए चुकाता है 10। ठीक है, 10 रुपए लगते हैं, मतलब इतनी चीजों के। अब एक साथ जोड़ो, 3 और 2 कितने हो गए? 5 फल हो गए, 5 संतरे हो गए, ठीक है। और 3 और 2 5 ही क्या हो गए? केले हो गए। और प्लस 4 और 1 5 ही क्या हो गए? एप्पल हो गए। तो इनका मूल्य कितना आता है? 10। 10 और 15 कितने हो गए? 25 रुपए हो गए। अब ध्यान से समझना इसको भाई, 5 ही संतरे, 5 ही केले, 5 ही मतलब क्या दे रखे हैं? एक एक नियम लगाओ यहाँ पे। एक एक नियम बहुत आसान रहता है। तो ये 5-5 है सारे, 5 कॉमन ले लो इसमें। तो 5 कॉमन लोगे तो एक तो संतरा बचेगा और एक आपके केला बचेगा और प्लस एक आपके क्या बचेगा? एप्पल बचेगा, बराबर 25 रुपए। अब ये एक एक कर दिया हमने। 5 बटे में भेज दो, उधर बटे में भेजोगे, इसके बटे में आएगा 5, यहां से मिटा देते हैं तो ये 5 रुपए आएगा। यानी एक एक सामान के 5 रुपए लगते हैं और उसको खरीदने 3-3 सामान। तो 3 को 5 से गुणा कर दो, 5 इंटू 3, गुरुजी 15 रुपए आ गए। तो बिल्कुल आपका 15 रुपए बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। आशा और उम्मीद है कि आराम से इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न के अंदर। और अगला आपका प्रश्न क्या कहता है? अगला आपका प्रश्न फिर से इंपॉर्टेंट आ गया। यदि ए को 10 से लिखा जाता है, बी को 12 से लिखा जाता है, प्रदर्शित करते हैं, तो निम्नलिखित में से किसे प्रदर्शित करेंगे? यानी इनमें से आंसर होगा, संडे होगा, मंडे होगा, जो भी ट्यूसडे होगा, जो भी लिखा है वो कौन सा उत्तर होगा? यदि ए को 10 लिखता है, ये एबीसीडी का पहला अक्षर है, ए को 10 लिख रहा है और बी को कितना लिख रहा है? बी को 12 लिख रहा है। ए को 10 लिख रहा है, बी को कितना लिख रहा है? 12 लिख रहा है। यहां देखो 46 है, 50 है, 36 है, 16 है, 10 है और 58 है। तो आप ही बताओ, ए को वो 10 लिख रहा है, बी को 12 लिख रहा है, तो सी को कितना लिखेगा? सी को सर 14 लिखेगा। डी को कितना लिखेगा? 16 लिखेगा। इसका मतलब एक चीज तो आप समझ गए कि 10, 12, 14, 16 दो दो बढ़ा रहा है। तो बताओ एस जो है ना, एस, पहले एस चेक कर लेते हैं। इसमें यहां से स्टार्ट करते हैं। एस कितने नंबर पे आएगा? एस 46 पे आएगा सर, बिल्कुल आएगा, चेक कर लो, ठीक है। बाद में टी, टी को छोड़ो, यू आ गया। टी कितने नंबर पर? 48 पर। तो यू कितने पर आएगा? 50 पर आएगा सर। फिर एन कितने नंबर पर आएगा? बिल्कुल 36 पर आएगा। और उसके बाद में डी, डी ये आप ऊपर ही लिख रखा है मैंने, डी कितने पर आ गया? डी 16 पर आ गया सर। अब आप समझ गए होंगे कि एस यू एन डी आ चुका है, तो ए वाई है वो तो 10 और 18 पर आएंगे, क्योंकि ए का मान तो 10 दे रखा है, ठीक है। और वाई है वो 58 पे आएगा, क्योंकि एक्स वाई जेड होता है, वाई लास्ट में आता है। तो जो जेड है वो 60 पर आएगा, तो 58 पर कौन आया? वाई आया। तो बिल्कुल आपका संडे बन जाएगा। तो संडे विकल्प नंबर बी को ताला लगा दो। तो ऐसे आपको पहचान करनी पड़ेगी। आपको पहले से यहाँ पे दिया हुआ था तर्क, तो आपको पहले ही दे दिया गया था कि ए को 10 लिखना है, बी को 12 लिखना है। इसके हिसाब से एबीसीडी चलानी है, यानी 10 से स्टार्ट करनी है और फिर दो दो बढ़ाते जाना है। तो उस हिसाब से संडे आपका राइट होता है यहाँ पर। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है नृत्यों का सिरमौर किस नृत्य को कहा जाता है? अरे नृत्यों का सिरमौर किसको कहा जाता है रे? सबसे प्रसिद्ध नृत्य है अपना राजस्थान का। राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? सर जी राजस्थान का अपने प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? घूमर है। ठीक है ना, घूमर 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 छे नखराली माँ। तो ये घूमर जो आपका है सबसे आपके प्रसिद्ध नृत्य है, तो विकल्प नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, ये नृत्यों का सिरमौर कहलाता है। ठीक है, नृत्यों का राजा कहलाता है ये घूमर अपने राजस्थान का। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है कि सूबेदार चुनाराम फागड़िया का जन्म कहां हुआ था? जो सूबेदार चुनाराम फागड़िया है उनका जन्म कहां हुआ था? तो इनका जन्म दोस्तों सिक्कर के अंदर हुआ था। कहां हुआ था? सिक्कर के अंदर। सिक्कर के अंदर देखो एक डालमास है ना, डालमास, डालमास की ढाणी, डालमास की ढाणी एक गांव का नाम है। ये गांव है सिक्कर के अंदर पड़ता है, यहां पर इनका जन्म हुआ था। और ये जन्म हुआ कब था? 29 दिसंबर को हुआ था। हाँ ये याद रखना, डेट बहुत जरूरी है, डेट आपको पूछी जा सकती है। 29 दिसंबर 1923, 1923 को सूबेदार चुनाराम फागड़िया का जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था? सिक्कर के अंदर। डालमास की ढाणी एक गांव है, उसमें 29 दिसंबर 1923 को सिक्कर के अंदर आपके, यानी विकल्प नंबर आपका कौन सा राइट हो जाएगा? सी आपका राइट हो जाएगा। आशा और उम्मीद है कि क्लास आपको बहुत अच्छी लग रही है ना, और अपना स्कोर लास्ट में जरूर बताना है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में। और अगला आपका प्रश्न कहता है दोस्तों कि खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है? गणगौर पर की जाती है, तीज पर की जाती है, होली पर की जाती है, दशहरे पर की जाती है? तो दोस्तों खेजड़ी वृक्ष की पूजा जो है ना, वो आपको पता होगा सबको, कब की जाती है? ये की जाती है आपके दशहरे के अवसर पर। दशहरा जो मनाया जाता है उस पे आपके खेजड़ी वृक्ष की पूजा करते हैं। और साथ ही देखो गोगा नवमी है ना, गोगा नवमी, गोगा नवमी पर भी करते हैं। और साथ ही कृष्ण जन्माष्टमी आती है आपके, आती है जन्माष्टमी, हाँ सर आती है अगस्त महीने में। तो उस पे भी क्या है मतलब खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। तो इसमें आपका दशहरा लिखा गया है, विकल्प नंबर डी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? अगला प्रश्न देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर से आपके ये क्वेश्चन कैसा आ गया? क्वेश्चन सर जी आ गया है हमारे रीजनिंग का। हाँ, देखो नेम मोडिंट, नेम मोडिंट ये उल्टा सीधा लिखा हुआ है कि अक्षरों से व्यवस्थित करके एक खेल का नाम बनाइए और इसका अंतिम अक्षर क्या होगा? देखो नाम से ही पता चल रहा है। बी पहले निकाल लो आप, है ना, बी पहले निकाल लिया, फिर आप इसमें ए निकालो। देखो खुद बना पाओगे, आराम से बना पाओगे, ध्यान थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको दिख रहा होगा। बैड गुरुजी इतो नाम आए बाद में तो आगे आड़े पड़े आज सी, है ना। तो बैडमिंटन, बैडमिंटन, बैडमिंटन ये खेल होता है कि नहीं होता है बताओ? और इसको सुव्यवस्थित व्यवस्थित करोगे तो ये बैडमिंटन बनेगा। लास्ट में क्या आया है? एन आया है। आपको पूछा था अंतिम अक्षर बताओ क्या आएगा, तो अंतिम अक्षर एन इसमें लिखा ही नहीं है, बी लिखा है, ए लिखा है, टी लिखा है। रुको एक ऑप्शन और है, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर डी, डी में आपके एन लिखा है और लास्ट में एन, बैडमिंटन में एन आता है। तो विकल्प नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, और पक्का ऐसा आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है दोस्तों। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? आपको एक सीरीज दे रखी है दोस्तों, क्या दे रखी है आपको? आपको एक सीरीज दे रखी है जिसमें देखो 999, पहले कितना लिखा है? 999, फिर लिखा है 984, फिर लिखा है 970। बताओ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? यहां पर 945 है। ध्यान से देखो यहां कितना घटाया इसने, 13 घटाया क्या? नहीं 13 नहीं घटाया, 999 में से कितना घटाए? 16 नहीं 15 घटाया, माइनस 15 किया, 15 करते ही 984 आएगा। देख लो चेक कर लो, आएगा ना? बिल्कुल। अब कितना घटा रहा है? अब देखो 970 पे पहुंच गया, सीधा सामने दिख रहा है। यहाँ 84, 4 ही तो ज्यादा है ऊपर, यानी 14 घटाया है। इसका मतलब यहाँ कितना घटाएगा? यहाँ सर जी माइनस का 13 घटाएगा। और जैसे ही 13 कम करेगा, 970 में से 13 घटाओ, 10 गया, कितना बचा? 60, 60 में से और घटा दो, 957 बचेगा। कितना बचेगा? 957 बचेगा। तो विकल्प नंबर आपका कौन सा राइट हो गया? बी राइट हो गया। देखो सीरीज को तो पहचानना पड़ेगा आपको, बी आपका राइट हो गया। 957 पहले 15 घटाया, फिर 14, फिर 13, अब ऐसे ही घटाते जाएगा, माइनस का 12, माइनस 13, यानी कम करता जाएगा, 12, 11, 10, 9, 8, 7, ऐसे ये घटाता जा रहा है। तो आपकी सीरीज बन रही है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 957 आ गया। विकल्प नंबर बी को ताला लगा दो। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका चौंप नामक आभूषण शरीर के कौन से अंग पर पहना जाता है? आपको चौंप पूछा है, यहां पर चौंप नामक आभूषण शरीर के कौन से अंग पर पहना जाता है? कलाई में पहनते हैं, नाक में पहनते हैं, गर्दन में पहनते हैं, मस्तक पे पहना जाता है। तो दोस्तों जो चौप होती है ना, चौप, यहां चौप लिखा गया है, चौप, चौप आपका पहना जाता है नाक के अंदर। और एक आभूषण और आता है दोस्तों, चूंप आता है, चूंप, जिसका दूसरा नाम है रखन। इसी का दूसरा नाम रखन भी है और चूंप भी है। ये कहां पहना जाता है दोस्तों? चूंप कहां पहनते हैं बताओ? चूंप पहनते हैं महिलाएं, कहां पहनती हैं? दांतों के अंदर। पुरुष भी पहन सकते हैं। दांतों के अंदर देखो एक सोने की कील लगाते हैं, सोने की क्या लगाते हैं? सोने की कील, तो वो आपके चूंप कहलाती है, उसको चूंप कहते हैं। ये तो दांतों में पहनी जाती है। और ये चौंप जो आपके लिखा था, देखो चूंप और चौंप में बहुत फर्क है। ये नाक में पहना जाता है और ये आपका कहां पहना जाता है? ये दांतों के अंदर पहना जाता है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। हाँ तो ध्यान में रखिएगा, गलती मत कर दीजिएगा। अगला प्रश्न, अगला आपका प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गेंडे कहां पाए जाते हैं?
जो राष्ट्रीय उद्यान है आपका, उसमें सबसे अधिक एक सींग वाले गेंडे आपके कहां पाए जाते हैं, आपको यह पूछा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है दोस्तों, तो गलत मत कर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जिम कार्बेट, रणथंभौर, काजीरंगा या फिर बंदीपुर लिखा गया, कौन सा विकल्प आपका राइट हो जाएगा? तो दोस्तों ये सबसे ज्यादा एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं काजीरंगा के अंदर। कहां पाए जाते हैं? काजीरंगा के अंदर पाए जाते हैं। और लगभग लगभग यहां पे मैं बताना चाहूंगा आपको 90% गेंडे यहीं पर पाए जाते हैं। कितने परसेंट है? 90% गेंडे यहीं पर पाए जाते हैं। और ऐसे तो एक अपने राज्य है, असम राज्य है, असम राज्य में भी आपको बताना चाहूंगा 4 क्षेत्र संरक्षित किए हुए हैं, 4 क्षेत्र संरक्षित कर रखे हैं। और इन 4 क्षेत्रों में कुल मिला के कितने हैं? लगभग लगभग 2640 गेंडे हैं जो सुरक्षित हैं। यहां पे आप देख सकते हैं, कभी भी असम एक राज्य है, उसमें 4 संरक्षित क्षेत्र हैं गेंडों के लिए, जहां 2640 गेंडे हैं, सुरक्षित है। और सबसे ज्यादा गेंडे पाए जाते हैं काजीरंगा में, 90% है गेंडे यहीं पर पाए जाते हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? प्रश्न कहता है हिंदुस्तान मशीन टूल्स किस जिले में स्थापित है? अरे एचएमटी कहां है रे? एचएमटी कहां पर है? हिंदुस्तान मशीन टूल्स किस जिले में स्थापित है? पाली में, जालोर में, अजमेर में, अलवर में? आपको राजस्थान में पूछा गया है। बाकी इसकी जो स्थापना है ना, स्थापना पूछ लेना कहां हुई थी दोस्तों, तो स्थापना की गई थी इसकी कहां पर है? बेंगलुरु, बेंगलुरु में की गई थी, बेंगलुरु, ठीक है, याद रखिएगा। बेंगलुरु के अंदर, बेंगलुरु के अंदर आपकी स्थापना की गई थी। और स्थापना की थी 7 फरवरी को। कब है? 1953 के अंदर, 7 फरवरी 1953 को बेंगलुरु में इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। और अपने हिंदुस्तान मशीन टूल जिले में, अब जिले राजस्थान में पूछे तो कौन से में है? ये आपके अजमेर में पड़ता है। विकल्प नंबर सी को ताला लगा देना, राजस्थान में अजमेर में, और वैसे स्थापना की गई है बेंगलुरु में, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? अगला प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक बार फिर से इंपॉर्टेंट प्रश्न आ चुका है भाई, ठीक है, पहले ध्यान से पढ़ लो प्रश्न को। प्रश्न क्या कहता है? रीजनिंग का प्रश्न है, ध्यान से समझना है। देखो, एक आदमी की ओर, क्या लिखा है? एक आदमी की ओर संकेत करते हुए रोहिणी ने कहा, किसने कहा? रोहिणी ने कहा कि इसकी पत्नी मेरे ससुर महेश की एकमात्र पुत्र वधू है। आदमी महेश से किस प्रकार संबंधित है? अब पहले समझो इसको। ये रोहिणी है आपकी, ये क्या है? रोहिणी है, ठीक है। और एक आदमी से कह रही है, एक आदमी इधर बना देते हैं, ठीक है, इसकी ओर संकेत किया है। क्या किया है? संकेत किया है। संकेत करते हुए कह रही है, किसको कह रही है? देखो, संकेत करते हुए रोहिणी ने कहा कि इसकी पत्नी, अब देखो यहां चलते हैं, यहां चलते हैं पहले, ये आपके महेश है, महेश को यहां पे बना देते हैं, महेश को, ठीक है। हाँ, रोहिणी ने कहा कि इसकी पत्नी मेरे ससुर महेश की एकमात्र पुत्र वधू है। इनका ससुर है, ये क्या है? ये ससुर मैंने यहां बना दिया, रोहिणी का ससुर है महेश, ठीक है। और इस आदमी की जो पत्नी है उसकी बात चल रही है, इस आदमी की एक पत्नी है, उसकी बात चल रही है। और ये जो पत्नी है ना, यहां पर बना रहा हूं इस पत्नी को, ये पत्नी जो है ये महेश की क्या है? पुत्र वधू है। क्या है? पुत्र वधू है। तो बताओ इस महेश का संबंध क्या है? इस आदमी के साथ क्या संबंध है बताओ? तो महेश का ये आदमी क्या हुआ? ये पुत्र वधू है, मतलब या तो बीननी आइडिया तो क्या है, तो वो ससुर हो गयो नहीं, तो इंगो ससुर हो, तो ये आदमी के साथ क्या संबंध है? तो आदमी पुत्र को नहीं होगी, इंगो बिल्कुल पुत्र हो गयो गुरुजी। तो विकल्प नंबर ए को ताला लगा दो। तो ऐसे ही डायग्राम बना के समझना पड़ेगा, तभी समझ आएगा, वरना नहीं आएगा, देख लेना, ठीक है। तो एकमात्र पुत्र है, तो आदमी महेश से किस प्रकार संबंधित है? पुत्र है उसका, ठीक है। महेश क्या है? महेश का आदमी ये क्या है? पुत्र है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? प्रश्न कहता है कौन वैसा ही है जैसे मंगल बुध बृहस्पति? बताओ, चंद्रमा है, पृथ्वी है, सूर्य है, या फिर साइरस है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया, फिर से इंपॉर्टेंट आ गया। कौन वैसा ये जैसे मंगल बुध बृहस्पति है? ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे सरजी ग्रह है, ये सारे ग्रह है। तो चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य, साइरस है। तो वैकल्पिक तौर पे देखा जाए, वैकल्पिक तौर पे देखा जाए तो विकल्प नंबर बी आपका राइट होगा, क्योंकि पृथ्वी भी क्या है? एक ग्रह है दोस्तों। तो विकल्प नंबर बी को ताला लगा दो, बी को उड़ा दो। आशा और उम्मीद है कि आराम से इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे, है ना? समझ गए ना? हाँ सर जी, समझ गए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न के अंदर। और अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है बाणगंगा नदी का उद्गम किस जिले से होता है? अरे कौन से जिले से बाणगंगा नदी का उद्गम होता है भाई? ये आपसे पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट फिर से प्रश्न आ गया आपका, ठीक है। जयपुर, अजमेर, भरतपुर या फिर उदयपुर? तो दोस्तों राइट आंसर आपका जयपुर हो जाएगा, विकल्प नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है? वन विभाग की स्थापना कब की गई? जो वन विभाग है उसकी स्थापना कब की गई? 1982 को, 1965 को, 79 को या फिर 1950 को? तो दोस्तों ये की गई थी 1950 को, यानी 1950 को। विकल्प नंबर डी को ताला लगा दो, डी आपका राइट हो जाएगा। और अधिनियम का पूछ लेना, अधिनियम पारित कब हुआ था? वन विभाग का अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था 1953 को। तो अधिनियम अलग से याद रखना, और पूछ ले विभाग की स्थापना कब हुई? तो 1950 को हुई थी, अधिनियम पारित हुआ था 1953 को, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? देखो फिर से, अब देखो प्रतिशतता से एक प्रकार से, और आपको पूछा जा सकता है रीजनिंग में। देखो प्रश्नवाचक चिन्ह का 52% 182 है। मान लेते हैं
कि x का 52%, x का 52%, देखो दोबारा लिख देता हूं मैं, 1 मिनट रुको। मान लेते हैं, देखो माना, यहां प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह x लिख देते हैं। x का कितना परसेंट है? 52%। कितना दे रखा है? 182 दे रखा है ना? तो बताओ x कितना है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कितना आएगा। तो x इंटू 52 का परसेंट हटाओगे तो 52/100 हो जाएगा। का मतलब गुणा होता है, गुणा लगा दिया हमने, और बराबर 182 कर दो। अब एक काम करते हैं, x बराबर इस 52/100 को इधर लेके जाओ, इधर जैसे इधर लेके जाओगे 182 इंटू 100/52 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100/52। अब 52 को और 182 को काटो 13 के पाड़े से, 13 चौक 52 होता है, 4 बार कटा। इसमें पहले भाग गया 1 बार, फिर गया 4 बार, देखो ये कट गया इससे, ठीक है। और 4 का भाग इस 100 में कितनी बार जाता है? 25 बार। अब 25 को गुणा करो 14 से, 25 को 14 जगह करो, 14 पंजे 70, बच गया 7, 14 दूनी 28, 7 35, 350 आ गया। तो विकल्प नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। बी को ताला लगा दो, 350 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान प्रश्न था, आराम से कर दिया। आशा और उम्मीद है आराम से समझ भी गए होंगे। अगला प्रश्न, अगला आपका प्रश्न कहता है कि राजस्थान में सदाबहार वन कहां पाए जाते हैं। अरे राजस्थान में अपने सदाबहार वन कहां पाए जाते हैं भाई, जो हमेशा हरे भरे रहते हैं? उदयपुर, माउंट आबू, कोटा या फिर अजमेर? तो दोस्तों अपने राजस्थान में सदाबहार वन लगभग लगभग जगह पाए जाते हैं, तो माउंट आबू के अंदर, माउंट आबू के अंदर, क्योंकि एकदम गीला इलाका ये आपका, तो इसी वजह से यहां पर जो वन है वो सारे के सारे सदाबहार होते हैं भाई। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? अगला प्रश्न आपका कहता है अरावली पहाड़ियों में सालर वृक्ष की ऊंचाई कितनी होती है। जो अरावली पहाड़ियां हैं उनमें एक वृक्ष पाया जाता है सालर नाम का, ठीक है। हाँ, सालर धोकर ये पाए जाते हैं आपके पहाड़ियों में। तो इनकी वृक्ष की ऊंचाई कितनी मिलती है? 750 मीटर से ज्यादा, 450 मीटर से ज्यादा, 750 से कम, या 450 मीटर से कम होती है। तो दोस्तों 450 मीटर से ज्यादा होती है इनकी ऊंचाई। विकल्प नंबर बी को ताला लगा दो। अगला प्रश्न, अगला आपका प्रश्न कहता है दोस्तों कि रक्त का पीएच मान बताइए। अरे खून का पीएच मान कितना होता है? 7.2 होता है, 7.4 होता है, 7.8 होता है, 7.9 होता है। तो दोस्तों अपना जो खून होता है, ब्लड होता है, खून का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? पीएच मान कितना होता है? ये होता है 7.4। अपने रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है दोस्तों। तो विकल्प नंबर कौन सा राइट हो गया? विकल्प नंबर आपका बी राइट हो जाएगा दोस्तों। बी को ताला लगा दो, ठीक है, वेरी गुड। अगला प्रश्न, अगला आपका प्रश्न कहता है धामण, करड़ एवं अंजन। देखो धामण, करड़ एवं अंजन, या फिर एक नाम और आता है तड़गम, तड़गम, ये सारे किसके नाम है? तो ये सारी की सारी घास की किस्में हैं दोस्तों। किसकी हैं? घास की किस्में। राजस्थान में घास के प्रकार हैं ये सारे के सारे, धामण, करड़, अंजन, तड़गम, ठीक है। हाँ, तो एक दो नाम और भी होते हैं, ये सारी घास की किस्में होती है। तो विकल्प नंबर आपका कौन सा राइट हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? अगला प्रश्न आपका ये कहता है दोस्तों कि चिरमी राज्य के कौन से क्षेत्र में मिलती है। अरे चिरमी, चिरमी की एक बेल होती है दोस्तों, ये बेल के लगती है, ठीक है ना, पौधा होता है बेल का, एक पौधा बना होता है, बेल टाइप होता है, बेल के आपके चिरमी लगती है, ठीक है। और इसका एक दूसरा नाम और है, काका चिंची भी इसी को बोलते हैं, काका चिंची। क्या बोलते हैं इसका दूसरा नाम क्या है? काका चिंची है। किसका? मैं चिरमी की बात कर रहा हूं, चिरमी का दूसरा नाम काका चिंची है। और लगभग आपको देखने को मिलेगी ये पाली का जो स्थान है ना, पाली में कुंभलगढ़, हाँ कुंभलगढ़ अभ्यारण्य जो आपका पड़ता है, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। इन क्षेत्रों में जो गांव आते हैं आपके गांव, तो जो ग्रामीण इलाके हैं आपके कुंभलगढ़ अभ्यारण्य के अंदर, ग्रामीण जो इलाके पाए जाते हैं, उनमें आपके क्या है? उनमें आपके चिरमी पाई जाती है दोस्तों, चिरमी। और इसी का दूसरा नाम है काका चिंची, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बेल जैसा इनका पौधा होता है भाई। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका कि प्रकाश की चाल कितनी होती है। विज्ञान का, साइंस का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये 10 की घात है भाई, आगे जो लिखे ना, ये लिखा है ना, ये घात है, याद रखिएगा। प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो दोस्तों प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यानी सर जी इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 3 × 10⁸ का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो है इसके, और ये हो गया मीटर पर सेकंड। अब गुणा करोगे तो 3 के जीरो लग जाएंगे, कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो लग गए, और मीटर पर सेकंड। तो कहने का मतलब है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 30 करोड़, 30 करोड़ मीटर चलता है प्रकाश। कितनी सेकंड में? 1 सेकंड में। 1 सेकंड में 30 करोड़ मीटर चलता है आपका प्रकाश है, वो 30 करोड़ मीटर दूरी तय करता है 1 सेकंड में। तो प्रकाश की चाल कितनी होगी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। पहला विकल्प आपका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न आपका कौन से वृक्ष से चारकोल बनाया जाता है। अरे चारकोल किससे बनाया जाता है बताओ, है ना। एक पूछा था कत्था किससे प्राप्त किया जाता है। कत्था तो खैर से प्राप्त किया जाता है, खैर का वृक्ष होता है। और यहां अब चारकोल पूछा गया आपसे, बबूल से, पीपल से, धोकड़ा से या पलास से। तो दोस्तों बबूल का जो पेड़ होता है ना, बबूल,
अरे बबूल का जो पेड़ होता है ना, बबूल लिखा गया यहाँ पर, तो बबूल के पेड़ से आपके चारकोल बनाया जाता है दोस्तों। तो विकल्प नंबर ए को ताला लगा दो, ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? अगला प्रश्न है अमृता देवी मृग वन स्थित है। अरे जो आपके अमृता देवी वर्ग मृग वन है, ये कहाँ स्थित है? खेजड़ली जोधपुर के अंदर है, कायलाना झील, मथानिया या फिर माउंट आबू? बताओ कहां पड़ता है? तो दोस्तों खेजड़ली कहां पड़ता है? जोधपुर के अंदर पड़ता है दोस्तों। ठीक है, खेजड़ली। अमृता देवी, आप अमृता देवी का नाम तो जानते ही होंगे, जिन्होंने पेड़ों के साथ लिपटकर जान दे दी थी अपनी, ठीक है ना, पेड़ों को बचाने के लिए। तो ये आपका वन स्थित आपका खेजड़ली के अंदर है, ठीक है, और ये कहां पड़ता है? आपका जोधपुर के अंदर। तो विकल्प नंबर ए को ताला लगा दो, ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला आपका प्रश्न है काजरी का पूरा नाम क्या है? देखो, दो शोध संस्थान है, दोनों के बारे में बताया हुआ है। एक तो आता है काजरी और एक और है आपके आफरी। कौन सा है? आफरी। काजरी और आफरी दो शोध संस्थान है ये आपके, और दोनों ही कहां पर पड़ते हैं सर जी? दोनों ही जोधपुर के अंदर है। कहां पर है? दोनों दोनों जोधपुर के अंदर है। और काजरी का पूरा नाम पूछा आपसे, तो इसका पूरा नाम होता है सेंट्रल एरिड। कहां लिखा है? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। पहले ही में लिखा है, पहले में लिखा गया ना, विकल्प नंबर ए राइट हो जाएगा। ये इसका पूरा नाम है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। काजरी आपका राइट हो जाएगा, पूरा का पूरा नाम यहां पे लिखा गया, ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? अगला प्रश्न आपका प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष में आरंभ किया गया। अरे जो प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष है ना, वो आपके कब प्रारंभ किया गया था? टाइगर आपके आपसे पूछा गया है, तो ये आपका किया गया था 1973 को। कब किया गया था? 1973 को किया गया था। विकल्प नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, सी को ताला लगा दो। अगला प्रश्न, अगला आपका प्रश्न कहता है कि हरे कबूतर राजस्थान के किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? अरे जो आपके हरे कबूतर है, वो राजस्थान के कौन से अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? सरिस्का, अलवर में, सिलीसेड में, राजमहल में या पांडुपोल में? तो दोस्तों हरे कबूतर जो हैं वो राजस्थान के कौन से अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं सरिस्का में। और सरिस्का कहां पड़ता है आपका सर जी? अलवर में पड़ता है। तो विकल्प नंबर ए को ताला लगा दो, ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला आपका प्रश्न है भैरोदेव डाको अभ्यारण्य। भैरोदेव डाको अभ्यारण्य कहां स्थित है? अलवर में है, भरतपुर में, करौली में या फिर दौसा के अंदर पड़ता है? तो दोस्तों भैरोदेव डाको अभ्यारण्य आपका कहां पड़ता है? ये पड़ता है आपका अलवर के अंदर। कहां पड़ता है? अलवर के अंदर पड़ता है। विकल्प नंबर आपका कौन सा राइट हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा, ए को ताला लगा दो। अगला प्रश्न है, अगला आपका प्रश्न कहता है कि पक्षी गांव के नाम से प्रसिद्ध, क्या लिखा गया? पक्षी गांव के नाम से प्रसिद्ध मेनार गांव राजस्थान के किस जिले में? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लेना भाई, है ना, और एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है भाई। उदयपुर, जोधपुर, भरतपुर या फिर झालावाड़? क्या लिखा गया? मेनार गांव राजस्थान के किस जिले में स्थित है? पक्षी गांव के नाम से एक मेनार गांव जाना जाता है, कौन सी जगह स्थित है? आपको ये पूछा गया दोस्तों। तो ये कहां पड़ता है आपका? ये पड़ता है आपका, हाँ बिल्कुल, उदयपुर के अंदर। विकल्प नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। हाँ कहां पड़ता है? उदयपुर के अंदर। वेरी गुड। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न है कि बासंदरा पहाड़ी कौन से अभ्यारण्य में स्थित है? बासंदरा एक पहाड़ी आती है, कौन से अभ्यारण्य में? बंद बरेठा अभ्यारण्य में, शेरगढ़ अभ्यारण्य में, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में या माउंट आबू अभ्यारण्य में? कौन सा विकल्प आपका राइट हो जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिर से एक बार क्वेश्चन आया आपका, बासंदरा पहाड़ी कौन से अभ्यारण्य में स्थित है? तो दोस्तों बासंदरा पहाड़ी आपकी कहां पड़ती है? ये पड़ती है आपकी सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में। विकल्प नंबर किसको? सी को ताला लगा दो, बिल्कुल सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? दर्रा राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया? जो दर्रा राष्ट्रीय उद्यान है वो किस वर्ष स्थापित किया गया? 2008 के अंदर, 2010 के अंदर, 2000 में या फिर 1996 में? तो दोस्तों ये किया गया था 2008 में। कब किया गया था? 2008 में किया गया था दर्रा राष्ट्रीय उद्यान। दर्रा क्या होता है? दर्रा तो वैसे पहाड़ियों के बीच का संकरा रास्ता होता है, वो अलग चीज है। राष्ट्रीय उद्यान का नाम है एक दर्रा, वो आपके 2008 के अंदर क्या किया गया था? आपके स्थापित किया गया था। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका कि आम्बागढ़ लेपर्ड रिजर्व स्थित है। अरे जो आम्बागढ़ लेपर्ड रिजर्व है ना, वो स्थित है जोधपुर के अंदर है, उदयपुर के अंदर है, पाली के अंदर है, जयपुर के अंदर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीटी एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, ठीक है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपका आम्बागढ़ लेपर्ड रिजर्व आपका कहां पड़ता है? ये पड़ता है आपका जोधपुर में। गलत मत कर देना, काफी कैंडिडेट मुझे पता है इसको गलत करोगे। विकल्प नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है भरतपुर में बर्ड पैराडाइज पुस्तक के लेखक कौन है? अरे भरतपुर बर्ड पैराडाइज एक पुस्तक है, बुक है आपके, उसके लेखक कौन है? बताओ। डॉक्टर के एल राठौड़ है, एएमडी चतुर्वेदी है, मार्टिन इवांस है या कैलाश सांकला है? तो दोस्तों इसके लेखक आपके मार्टिन इवांस। विकल्प नंबर सी को ताला लगा दो, सी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। वेरी गुड। अगला प्रश्न, अगला आपका प्रश्न कहता है दोस्तों कि राजस्थान का प्रथम बर्ड पार्क स्थित है। अरे राजस्थान का प्रथम बर्ड पार्क कहां है? जालोर के अंदर है, जयपुर के अंदर है, अजमेर के अंदर है, उदयपुर के अंदर है। ये भी फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपका। राजस्थान का प्रथम बर्ड पार्क आपसे पूछा गया, फटाफट से जवाब दे दीजिए। तो ये आपका कहां पर पड़ता है? ये उदयपुर के अंदर है, ठीक है, उदयपुर। उदयपुर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, राष्ट्रीय राजमार्ग 27 किस जिले से होकर नहीं गुजरता? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 27 है वो कौन से जिले से होकर नहीं गुजरता? सिरोही से नहीं गुजरता, कोटा से, चित्तौड़गढ़ से या फिर पाली से नहीं गुजरता है दोस्तों। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 27 जो है वो कौन से जिले से होकर नहीं गुजरता है, ये आपसे पूछा गया, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। और ये आपका पाली से नहीं गुजरता, बाकी सबसे गुजरता है दोस्तों। 27 की बात चल रही है, NH 27 नेशनल हाईवे 27, तो ये आपका पाली से नहीं गुजरता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या लिखा है? अगला प्रश्न कहता है लोको तथा केरिज वर्कशॉप अवस्थित है। अरे जो लोको है और तथा केरिज है वर्कशॉप अवस्थित है, अजमेर के अंदर है, जयपुर के अंदर है, अलवर या फिर कोटा के अंदर है? कौन सा विकल्प आपका राइट हो जाएगा? तो दोस्तों ये आपके अलवर नहीं, अलवर थोड़ी, अजमेर के अंदर है दोस्तों, गलती से अलवर लिखा है, आपके अजमेर के अंदर है। विकल्प नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, अजमेर के अंदर पड़ता है क्या? लोको तथा वर्क केरिज वर्कशॉप, वेरी गुड। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है, उत्तर लाइव सिविल एयरपोर्ट स्थित है। एक आपका सिविल एयरपोर्ट आता है उत्तर लाइव सिविल एयरपोर्ट, ये जालोर के अंदर है, बारा के अंदर है, जैसलमेर के अंदर है, फिर बाड़मेर के अंदर है? कौन सा विकल्प आपका राइट हो जाएगा? फटाफट जवाब देंगे। उत्तर लाइव सिविल एयरपोर्ट आपका कहां पर स्थित है, ये आपसे पूछा गया दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये आपका बाड़मेर के अंदर है। सारे लेवल वाले क्वेश्चन दिए गए, इंपॉर्टेंट है, अपना स्कोर जरूर बताना है लास्ट में आपको। बाड़मेर, तो बाड़मेर आपका डी आपका राइट हो जाएगा यहां पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, नाथरा की पाल स्थित है। नाथरा की पाल बताओ कहां है, जयपुर, उदयपुर, अलवर या फिर खेतड़ी? बताओ कहां स्थित है? तो ये आपके उदयपुर के अंदर स्थित है। नाथरा की जो पाल है कहां पर पड़ती है? आपके उदयपुर के अंदर। विकल्प नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न आपका कहता है दोस्तों कि राजस्थान में टंगस्टन का उत्पादन कहां होता है? ब्यावर के अंदर होता है, डेगाना के अंदर होता है, देबारी के अंदर होता है, फिर खेतड़ी के अंदर होता है? राजस्थान में टंगस्टन का उत्पादन आपसे पूछा गया, तो दोस्तों टंगस्टन आपके सबसे ज्यादा आपके कहां पर है? डेगाना के अंदर होता है, डेगाना। विकल्प नंबर कौन सा? बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, अगला है चंदेरिया संयंत्र चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अरे जो चंदेरिया संयंत्र है वो चित्तौड़गढ़ में कहां स्थित है? एस्बेस्टस, जस्ता, तांबा, इस्पात, यानी चंदेरिया किसके लिए जो संयंत्र है वो किसके लिए बना हुआ है, ये आपसे पूछा गया। तो ये आपके जस्ते के लिए, चंदेरिया जस्ता संयंत्र चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कौन सा है? जस्ता संयंत्र, ये आपका जस्ता संयंत्र हो जाएगा। तो विकल्प नंबर बी को ताला लगा दो। अगला प्रश्न, अगला आपका प्रश्न है जो कि हमने कल भी किया था ना, हाँ परसों भी करवाया था मैंने क्वेश्चन आपको। राजस्थान में पवाड़ा का मतलब क्या है? लोक कथा, लोक गाथा, लोक गीत या फिर लोक साहित्य? तो दोस्तों ये लोक गाथा है आपके। विकल्प नंबर बी को ताला लगा दो। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है जोरावा लोकगीत का संबंध है। अरे जो जोरावा लोकगीत है वो गाया जाता है, बताओ कहां से संबंधित है? उदयपुर के अंदर, जैसलमेर से, बीकानेर से या फिर बाड़मेर से दोस्तों? तो दोस्तों ये आपके जैसलमेर से। विकल्प नंबर आप बी को ताला लगा दो, बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका ये कहता है कि पंडित जसराज गायकी से संबंधित है। अरे पंडित जसराज जो है वो गायकी से संबंधित है, बताओ मौत से है, मेवाती, ख्याल या फिर इनमें से कोई नहीं दोस्तों? तो दोस्तों ये है ख्याल से संबंधित। किससे है? ख्याल से संबंधित है। विकल्प नंबर आपका सी यहां पर राइट हो जाएगा, सी को ताला लगा दो। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका कहता है कि गुण रूपक का लेखक कौन था? गुण रूपक का लेखक आपसे पूछा गया है, केशवदास था, नैणसी था, दयालदास या फिर कवि बांकीदास था? हाँ तो आपके गुण रूपक का लेखक कौन है? गुण रूपक का लेखक आपका कौन था? वो था आपके केशवदास दोस्तों। विकल्प नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, ए में आपका उत्तर लिखा गया है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है, मानचित्र रासों के रचयिता कौन है? अरे मानचित्र जो रासो है उसके रचयिता आपसे पूछा गया कौन है? कवि नरोत्तम है, कवि बांकीदास है या फिर आपके दयालदास है या फिर नैणसी है दोस्तों? तो दोस्तों विकल्प नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। कवि नरोत्तम का नाम आता है, मानचित्र रासो इन्होंने लिखा था, ठीक है, इन्हीं का बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये इनके रचयिता कौन हो जाते हैं? कवि नरोत्तम हो जाते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है बातारी फुलवारी कितने खंडों में विभक्त है? अरे बातारी जो फुलवारी है वो आपके कितने खंडों में बंटी हुई है? 8 में, 10 में, 14 में या फिर 16 में? तो दोस्तों ये 14 खंडों में बंटी हुई है। कितने खंडों में? 14 खंडों में। तो विकल्प नंबर आपका कौन सा राइट हो जाएगा? सी आपका राइट हो जाएगा, सी को ताला लगा दो। आशा और उम्मीद है कि क्लास आपको बहुत ही अच्छी लग रही होगी। अगला आपका प्रश्न है, हमीर हट नामक ग्रंथ किसने लिखा? अरे जो हमीर हट नामक ग्रंथ है वो जोधराज ने लिखा था, चंद्रशेखर ने, दलपत ने या फिर केशवदेव ने लिखा था? तो दोस्तों हमीर हट जो नामक ग्रंथ है वो आपके लिखा गया था चंद्रशेखर के द्वारा। तो विकल्प नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला आपका प्रश्न कहता है दोस्तों कि ललित ललाम ग्रंथ के लेखक कौन है? मतीराम है, लाला राम है, बिहारी लाल है या फिर नंदलाल है? ललित ललाम के ग्रंथ आपको पूछा गया है, आपके बताओ इसके लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये परसों की क्लास में पूछा था आपको, मतीराम, लाला राम, बिहारी लाल, नंदलाल। तो विकल्प नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। बताओ ललित लाम किसने लिखा था? ये लिखा था आपके मतीराम जी ने। मतीराम जो है वो ललित लाम के क्या है? ग्रंथ है। विकल्प नंबर ए को ताला लगा दो। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है रणमल छंद की रचना किसने की? अरे रणमल छंद की रचना
इंपॉर्टेंट है, पक्की एक रचना पूछी जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लेना। नरपतिनाथ, हेमराज, श्रीधर या फिर दलपत का नाम आता है, तो दोस्तों श्रीधर है। रणमल छंद की रचना किसने की थी? श्रीधर ने की थी। आपके विकल्प नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, सी में लिखा गया, वेरी गुड। अगला प्रश्न है हूँ गोरी किण पीवरी उपन्यास के रचयिता कौन है? हूँ गोरी किण पीवरी, और भी मतलब इनके द्वारा लिखी गई है, नाम आता है यादवेंद्र शर्मा, और भी ये दो तीन आपके है ना, वो रचनाएं भी इन्हीं की है। और हूँ गोरी किरण प्यूरी ये इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, और ये प्रसिद्ध रचना मानी जाती है एक प्रकार से, तो आपके यादवेंद्र शर्मा द्वारा चंद्र द्वारा लिखी गई है दोस्तों। ठीक है, आशा और उम्मीद है कि क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी। ठीक है, अपना कमेंट बॉक्स में ना, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दे दीजिएगा और अपना स्कोर बताना कि आपके कितने परसेंट दोस्तों आपके सही हो रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। ठीक है, धन्यवाद भाई, धन्यवाद मित्रों।